सो टाइम का एसआई यूनिट हमने बताया था सेकेंड, SECOND, ओके। और इन सिंपल वी राइट स्मॉल एस। चार्ज का एसआई यूनिट COULOMB, कुलम्ब। कुलम्ब का C स्मॉल होना चाहिए, जिन्होंने भेजा है दैट इज कैपिटल। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं C, कैपिटल C। करंट का एम्पियर, शॉर्ट में कैपिटल A। और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का वोल्ट, और शॉर्ट में कैपिटल V, ओके। नाउ इन सबको रिलेट करते हुए हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। सो अभी तक दो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। एक चार्ज का फॉर्मूला था N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E। E की वैल्यू किसी को याद है? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ E? E की वैल्यू हम लोगों ने क्या सीखा था? एनीवन? वैल्यू ऑफ E। सो हमने बताया था E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ओके। ये याद रखना जरूरी नहीं है आपके लिए। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है जो इस पर बेस्ड होगा तो ये वैल्यू आपको बताई जाएगी, बट इन फ्यूचर यू विल नीड टू मेमोराइज दिस। सो आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। समवन सेंड मी 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, करंट I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। जितना चार्ज फ्लो करता है, द चार्ज विच फ्लो डिवाइड बाय टाइम इज करंट। इसके बाद हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि करंट के फ्लो होने के लिए देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है, तभी करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 3 वोल्ट है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता है। सो करंट फ्लो होने के लिए ये जरूरी है कि उसके दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो कर पाएगा, ओके। सो ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। कहता है कि जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो इट फेस सम डिफिकल्टीज। उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जब इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। रास्ते में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, या किसी दूसरे एटम्स में के साथ कोलिजन हो जाता है, या कोई एटम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स which is faced by the charge or electron while moving inside a conductor. इन सब प्रॉब्लम्स को सम करके, इन सब प्रॉब्लम्स को टुगेदर वी गिव अ नेम कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स चार्ज फेस करता है ट्रेवल करते समय, उसे हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस R। उसका सिंबल R हो गया, और इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी ओम्स, ओके। सो जितनी भी डिफिकल्टीज फेस की जाती है करंट के फ्लो होने में, उन सब डिफिकल्टीज को कंबाइंडली वी कॉल्ड रेजिस्टेंस।
उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। नाउ देयर वाज ए साइंटिस्ट, हिज नेम वाज ओम। उन्हीं के नाम पे रेजिस्टेंस का यूनिट बनाया गया, ओम। उन्होंने एक लॉ दिया था। व्हाट ही सेड कि पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स करंट। हमने बताया था कि करंट फ्लो क्यों करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहा है, इट अपोजेस करंट, ये करंट को अपोज करता है। सो बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स, इसका सिंबल हम लोग V लेते हैं, इसका सिंबल R लेते हैं। इस दोनों स्टेटमेंट पे बेस ओम्स ने कहा था कि करंट जो होगा, और आई शुड राइट इट इन शॉर्ट, करंट जो होगा I, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इस चीज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि रेजिस्टेंस जो है वो अपोज कर रहा है करंट का, तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा, दिक्कतें ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। अब इन दो स्टेटमेंट को अगर हम मिक्स कर दें तो हमें मिलता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, कि करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, means this was statement. ठीक है, current passing through conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब 1 अपॉन समथिंग लिखते हैं तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर। जो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट आता है रेजिस्टेंस पे। ओके, सो उन्होंने कंडीशन और लगाती थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। बट रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से बस इतना इफेक्ट आएगा कि रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज, so I will also not change. But for all cases, current will be proportional to voltage and current will be inversely proportional to resistance. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट I equal to V upon R, this is a very important formula and this formula is called Ohm's law. ठीक है, now आज हम लोग इस रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल विल डिपेंड। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है। ओम्स लॉ हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ओम्स लॉ अच्छे से समझ में भी आता है,
और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आपको याद भी होगा। सो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है। इमेज थोड़ा कहीं थिन कहीं थिक बन गया, बट इट इज यूनिफॉर्मली थिक। सो इस कंडक्टर के पास देयर आर 4 प्रॉपर्टी। पहला, द लेंथ ऑफ वायर। दूसरा, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। और तीसरा, टेम्परेचर। और चौथा, मटेरियल। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ वायर। वायर का लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो हम लोग सिंपली देखते हैं। कहता है 2 वायर है हमारे पास, एक वायर दिस वन और दूसरा वायर इज दिस वन। दोनों का एरिया सेम है, सिर्फ लेंथ इसका कम है और इसका लेंथ ज्यादा है। कहता है इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। जैसे आपको अगर कहीं जाना हो, मान लिया 2 शॉपिंग मॉल्स हैं सिटी में, एक का डिस्टेंस कम है, दूसरे का डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको किस शॉपिंग मॉल में जाने में ज्यादा दिक्कत होगी? तो गारंटेड कोई भी कह सकता है कि जो शॉपिंग मॉल ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वहां जाने में दिक्कतें ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन को भी 2 अलग अलग कंडक्टर में ट्रेवल करना है। एक फर्स्ट जो कंडक्टर है उसका लेंथ कम है और सेकंड कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है। तो कहता है लेंथ ज्यादा होगा तो जो दिक्कतें हो रही हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में वो ज्यादा होंगी या कम होगी। ओके, और सिंपली यू कैन आस्क कि इन विच वायर इलेक्ट्रॉन विल फेस मोर डिफिकल्टीज। सो सिंपली कोई कह सकता है कि जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी उस वायर में इलेक्ट्रॉन विल फेस मोर डिफिकल्टीज। यानी द वैल्यू ऑफ डिफिकल्टीज, जिसे हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, ज्यादा लेंथ ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस किसी भी वायर का बढ़ जाता है अगर उसका लेंथ ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाना है। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं जा रहा है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हो, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर उस वायर का लेंथ ज्यादा हो। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस। दिस इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, इसमें कोई स्पेशल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी भी चीज में, किसी भी एक्टिविटी में यू कैन ऑलवेज से कि अगर हमें ज्यादा लेंथ ट्रेवल करना है,
आप कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, इफ मोर द लेंथ ऑफ पाथ इज मोर, द डिफिकल्टीज विल बी मोर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। सो हमारा सेकेंड टॉपिक है क्रॉस सेक्शन cross sectional area. So again let's have two wires. First wire इतना क्रॉस सेक्शन एरिया का है और सेकेंड वायर इज हैविंग मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से चलना है, एक ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं, यहां भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और उन सब इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचना है। ओके, सो अगर आपको फिर से पूछा जाए सेम क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप कार लेके कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं एंड देयर आर टू रोड्स, फर्स्ट वन इज सिंपल नॉर्मल कॉलोनीज के बीच से जा रही है एंड इट्स विड्थ इज ओनली लेट्स से 10 फीट। ओके, एंड सेकेंड रोड इज अ हाईवे 100 मीटर वाइड, 100 फीट वाइड। ओके, सो आप अगर पतली सड़क पे, नैरो रोड पे ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और दूसरे वाइड रोड पे ट्रेवल करके किसी जगह पे जा रहे हैं विथ सेम लेंथ, सो इसमें आपको कहां डिफिकल्टी ज्यादा होगी? सो कहता है वी विल फेस मोर डिफिकल्टी हियर। ओके, जो आपका नैरो रोड होगा, जिस रास्ते की चौड़ाई कम होगी, उस रास्ते पे वी विल फेस मोर प्रॉब्लम्स और यहां वी विल फेस लेस डिफिकल्टीज। ठीक है, तो मोर डिफिकल्टी मीन्स मोर रेजिस्टेंस और यहां लेस डिफिकल्टी मीन्स लेस रेजिस्टेंस। सो आपने क्या देखा कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाने से रेजिस्टेंस जो है वो लेस हो गया। ओके, सो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज कर जाता है तो रेजिस्टेंस यानी दिक्कतें घट जाती है। सो आई कैन से कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ओके, 1 अपॉन एरिया। जब रेजिस्टेंस किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। क्लियर? सो नाउ वी हैव लर्न टू थिंग्स कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ किसी भी प्लेस पे आप जा रहे हैं तो रास्ते, जिस रास्ते से आप होकर जाते हैं उस रास्ते के टर्म में आप आसानी से एक्सप्लेन या समझ सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा कहीं जाने के जो पाथ है, जिस रूट से हम जा रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ पाथ इज मोर वी विल फेस मोर डिफिकल्टीज, इफ लेंथ ऑफ पाथ इज लेस वी विल फेस लेस डिफिकल्टीज। सिमिलरली if the width of path is less we will face more difficulties and width of path is more we will face less difficulties। so उन्हीं दोनों स्टेटमेंट को मैंने यहाँ मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया है। अब कहता है इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो इट विल बिकम R इज इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी रिक्वायर्ड एंड L अपॉन R। ओके, तो ये हमारा
फाइनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए बन जाता है, वेयर दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. ओके, सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. सो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो यही है. तो कहता है कि हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उसे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाया है. सो रेजिस्टिविटी, जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है तो वो हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है. सो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ओके, सो लेस रेजिस्टिविटी will result in less resistivity will result in less resistance. ओके, नाउ रेजिस्टेंस का मतलब होता है दिक्कतें. तो कहता है लेस रेजिस्टेंस इज गुड. रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई दिक्कत ना हो तो जाने में कितना मजा आएगा. कभी कभार हमारा मन तो हमेशा करता है कि चलो आज यहाँ घूम कर आते हैं, वहां घूम कर आते हैं, लेकिन फिर याद आता है कि रास्ते में तो इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि छोड़ो आज नहीं जाएंगे. सो पाथ कहीं भी जानते समय पाथ में होने वाली दिक्कतें जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है. तो कहता है लेस रेजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस भी लेस होगा. सो हमें जानना होगा कि विच आर द मटेरियल हैविंग लिस्ट रेजिस्टिविटी, क्योंकि जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लिस्ट होगी उन मटेरियल्स को हम करंट फ्लो करने के लिए अच्छा मान सकते हैं. ओके, सो लिस्ट रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की होती है दैट इज सिल्वर. सिल्वर इज द मटेरियल हैविंग लीस्ट रेजिस्टिविटी, यानी उसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, करंट बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, सिल्वर इज क्वाइट कॉस्टली मटेरियल. सो हम घरों में जहां भी करंट फ्लो कराना चाहते हैं वहां सिल्वर नहीं यूज कर सकते. सिल्वर इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट बहुत हाई होती है. तो इतना कॉस्टली मटेरियल यूज करना इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. बट कुछ इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस में सिल्वर के वायर्स यूज किए जाते हैं जहां कॉस्ट ज्यादा पे करने को तैयार हो लोग. ओके, हर उस प्लेस पे जहां हम कॉस्ट ज्यादा पे कर सकते हैं वहां हम लोग सिल्वर यूज करते हैं. Inside your mobile and computer also there are many wires made of silver. वहाँ कुछ वायर्स जो होते हैं जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वायर लगाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस कम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ लोग सिल्वर का वायर यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पास क्वांटिटी ऑफ सिल्वर बहुत कम जरूरत होती है. सेकेंड, लिस्ट रेजिस्टिविटी की लिस्ट में सेकेंड नंबर आता है कॉपर का. ठीक है, कॉपर इज अ बिट कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली होता है, सिल्वर की तरह हाईली कॉस्टली नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है. सो कॉपर थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हम घरों में जब वायरिंग करते हैं तो कॉपर के वायर यूज करते हैं. ओके, घरों में जब वायरिंग की जाती है तो कॉपर के वायर यूज किए जाते हैं. थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम. ओके, थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज रिलेटिवली वेरी लेस कॉस्टली कंपेयर टू सिल्वर एंड कॉपर. सो एल्यूमिनियम हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बट एल्यूमिनियम इज नॉट वेरी गुड
क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। सिल्वर तो गुड था, कॉपर इज ठीक ठाक था, एंड एल्युमिनियम इज नॉट दैट मच गुड। बट वैसी जगहों पे जहां हम कॉस्ट बहुत कम पे करना चाहते हैं, बहुत कम कॉस्ट में हम अपना काम चलाना चाहते हैं, वी यूज एल्यूमिनियम। फॉर एग्जाम्पल, गाँव में आपने देखा होगा घरों के बाहर जो बिजली आती है वायर पे, वो वायर जो बना होता है वो एल्यूमिनियम का ही बनाया जाता है, क्योंकि उन एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हो, चोरी होने का डर होता है, तो लोग वहाँ लो कॉस्ट मटेरियल यूज करना चाहते हैं। सो वी यूज एल्यूमिनियम। इसके आगे की लिस्ट आपको जानने की जरूरत नहीं होती है। टॉप 3 बेस्ट 3 मटेरियल्स विच हैव लीस्ट रेजिस्टेंस, उनका नाम अगर आप याद रखते हैं सो दैट इज एनफ। ठीक है। सो कुल मिला के हमने ये जाना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेस रेजिस्टिविटी वाले 3 मटेरियल सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम है। क्लियर। अब आते हैं 4th टर्म पे, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के बारे में मैथमेटिकली तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि अगर हमारे पास एक मटेरियल हो और इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने को तैयार हैं, तो होता क्या है कि अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर मूव कम करते हैं। आपको पता होगा कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट स्टेशनरी, वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रैंडम पाथ में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इट इज लाइक अगर आप किसी मेले में गए होंगे एंड इट्स वेरी क्राउडेड, पूरी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कहीं भी चले जाइए, मुंबई में रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, बहुत भीड़ होती है, सभी लोग कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हर कोई एक दूसरे से टकराता रहता है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होती है। वैसे पाथ में हमें चलना, ट्रेवल करना बहुत प्रॉब्लम होता है। उस जगह पे अगर आपको कहा जाए एक जगह से दूसरी जगह जाइए तो यू विल मूव वेरी स्लो, क्योंकि रास्ते में आप जैसे ही तेज मूव करने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई सामने आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम लो टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट लेस है। ओके, सो इट इज इजी टू ट्रेवल। सो इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रेवल करना आसान हो जाता है। अगर टेम्परेचर लो है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाग दौड़ कम कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनका एक जगह से इस जगह से उस जगह तक जाने में जो प्रॉब्लम्स होगी, जो दिक्कतें होंगी, इट विल बी लेस। सो फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल बी इजी टू ट्रेवल। सो लो टेम्परेचर means easy to travel, means less problem, यानी less problems means less resistance। इसी को उल्टा लिखें तो हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन भी बहुत तेजी से होने लगेंगे। इतना फास्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स करंट के लिए ट्रेवल कर रहे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सो हाई टेम्परेचर, हाई प्रॉब्लम्स या मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, मोर प्रॉब्लम्स। सो अगर हाई टेम्परेचर हो तो मोर प्रॉब्लम्स, मीन्स हाई रेजिस्टेंस। तो आपको ये तो बात समझ में आई कि हाई टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टेंस होगा, बट अनफॉर्चुनेटली
वी कांट राइट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, बस एक रूल था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल जब हमने लेंथ की बात की थी तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये एक्सपेरिमेंट करके ओम्स ने पता किया था कि लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस भी, लेंथ डबल कर दो तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, लेंथ ट्रिपल कर दो तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाता है। इसी तरह एरिया में भी हमने देखा था कि एरिया को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया को 1/3 कर दो तो रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा। सो वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूल्स फॉलो होते थे। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर ये रूल फॉलो नहीं होता है, बस हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, बट इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ इंक्रीज होने पे इंक्रीज कर जाता है। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी बात, हमने आपको क्या बताया, लो टेम्परेचर मीन्स लो रेजिस्टेंस एंड देयर इज नो रूल, कितना लो करेंगे तो कितना घटेगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। कहता है टेम्परेचर और घटाइए तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा, टेम्परेचर और घटाइए तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा, टेम्परेचर और घटाइए, अगर हम ऐसे ही टेम्परेचर घटाते जाएं, देयर विल बी अ टाइम जब रेजिस्टेंस विल बिकम 0, कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। देयर विल बी अ टाइम, आप टेम्परेचर को कम करते जाइए, रेजिस्टेंस घटता जाएगा, एंड देयर विल बी अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा घटते घटते कि उस टेम्परेचर पर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस परफेक्ट 0 हो जाएगा। जब ऐसा मटेरियल हमें मिल जाता है जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, वैसे मटेरियल को हम लोगों ने एक नाम दे दिया सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, ओके, वैसे मटेरियल को हमने नाम दे दिया सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है? सिंपल, कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है, एंड देयर इज अ टेम्परेचर बिलो विच देयर विल बी अ टेम्परेचर below which the resistance of conductor will become perfectly 0, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बिना किसी प्रॉब्लम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर सकता है। लेंथ नॉट इंपॉर्टेंट, विड्थ नॉट इंपॉर्टेंट, सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस परफेक्टली 0 हो गया है। सो सुपर कंडक्टर तब कहलाता है जब उसका टेम्परेचर कम करने से उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। ओके, सो बट दिस इज अ नॉट वेरी यूजफुल थिंग, क्योंकि ये हमें तभी मिलता है जब वेरी लो टेम्परेचर हो, वेरी लो टेम्परेचर पे ही ऐसा हो सकता है। तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूज करने के लिए वॉट एवर यू हैव डिजाइंड, यूज करने के लिए उसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यूज करेंगे, आप वेरी लो टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते। और दीज वेरी लो टेम्परेचर आर वेरी वेरी लो, मीन्स इवन इफ यू विल गो टू ग्लेशियर और नॉर्थ पोल पे चले जाएं तो भी इतना लो टेम्परेचर नहीं होता है कि वायर का कंडक्टिविटी 0 हो जाए। उसके लिए स्पेशली लैब में डिजाइन किया जाता है वेरी लो टेम्परेचर, और उसी वेरी लो टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टर हमें मिलते हैं। ठीक है,
सो लेट्स रिवाइज वट एवर वी हैव लर्न। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, दिस वन। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात हम लोगों ने सीखी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी रजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रजिस्टिविटी जो है ये पूरी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मींस जब तक मटेरियल नहीं चेंज करेंगे रजिस्टिविटी नहीं बदलता है, ओके। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल पे और दूसरा उस मटेरियल के टेम्परेचर पे। सो आपको मैंने कहा था कि चार चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूले में आपके पास सिर्फ तीन ही टर्म है, रो एल बाय ए। सो एक टर्म हमारा ए है, दूसरा टर्म एल है, और ये जो रेजिस्टिविटी है ये दो चीजों को कवर करता है, एक मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर्स को कवर कर लेता है। तो हमारा किसी भी मटेरियल, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस चार बातों पे डिपेंड कर जाता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो दो चीजों पे निर्भर करती है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ठीक है। सो चौथी बात हम लोगों ने जाना कि टेम्परेचर के हिसाब से जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हमने कहा कि टेम्परेचर का जो चेंज है उसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास सेपरेटली, बस हम जानते हैं कि लो टेम्परेचर लेस रैंडम मूवमेंट, इजी टू ट्रेवल, सो लेस रेजिस्टेंस। सो लो टेम्परेचर पे लेस रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टेंस होता है। सो टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस भी घटता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर एक लिमिट से नीचे चले जाए तो वैसे टेम्परेचर पे कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। ठीक है। सो लास्ट स्लाइड एक और चीज देख लें कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और रेजिस्टेंस नॉट एग्जैक्टली बट टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये मैंने कट इसलिए कर दिया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस भी घटता है। सो जब टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथमेटिकली नहीं होता है। मैथमेटिकली सिर्फ तीन फॉर्मूले होते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और इन तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला अगर तीनों को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है रो एल अपॉन ए। और इस फॉर्मूले में ये टी वाला जो टर्म है उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। ठीक है। सो अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इस रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, इसका बाकी तीनों से क्या रिलेशन है, और इसके बारे में थोड़ी सी और बातें। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम आई थिंक ऑल्सो इज ओवर, टाइम हो चुका है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल क्लोज टुडेज सेशन। Anyone, any doubt? You can ask.
Okay, so if no one is having doubt, let's close this session.